नमस्कार, मैं दुर्गानंद दुर्गे योग शिक्षक सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज में आपको पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में हम बात करेंगे। उससे पहले ये बात करना आवश्यक है कि प्राकृतिक चिकित्सा की एक संक्षिप्त इतिहास क्या है। यह चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्रकृति स्वयं। यह चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्रकृति स्वयं। सबसे पहले आदि ग्रंथ वेदों में भी जल चिकित्सा, उपवास चिकित्सा का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में पुराणों में भी राजा दिलीप दुग्ध कल्प एवं जंगल सेवन क्या करते थे। राजा दशरथ की रानियां भी फल कल्प किया करती थी। पुराने काल में औषधि कम, उपवास का महत्व बहुत अधिक था। वर्तमान समय में गांव में यह प्रचलन था कि बुखार आने पर उपवास कराया जाता था। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से शरीर को निरोग करने में मदद करती है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। आप बौद्ध ग्रंथ में भी वर्णित प्रसंग है कि बौद्ध भिक्षु को सर्प काटने पर भगवान बुद्ध ने चिकनी मिट्टी, गोबर, मूत्र, राख का उपयोग बताया था कि उसके उपयोग करके और उसके जहर को कम किया कीजिए। आध्यात्मिक उत्थान व शांति के लिए भ्रमण, कल्प, उपवास, सात्विक भोजन, सप्ताह में एक दिन नमक का त्याग या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए बड़ा ही लाभदायक था। प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व हिप्पोक्रेटिस, जो प्राकृतिक चिकित्सक प्रणाली के जनक हैं, अपने रोगियों को सूर्य चिकित्सा करवाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीनतम प्रणाली रही। कालांतर में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया था, जिसे पुनरुत्थान करने का श्रेय पाश्चात्य देशों को जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विकास में वे लोग शामिल हैं जो औषधियों के द्वारा चिकित्सा करते करते अधिक आयु समाप्त कर चुके थे। इस श्रेणी में प्रथम दो व्यक्ति थे, जेम्स क्यूरी, जिन्होंने जल चिकित्सा पर कार्य कर 1717 में ईस्वी के लगभग जल चिकित्सा संबंधी पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। सर जॉन प्लायर, जो किसानों को नहाकर स्वस्थ होते देखते हुए उन्होंने जल के स्वास्थ्य वर्धक प्रभाव का आधिकारिक जांच कर उस दिशा में काफी कार्य किया। विंसेज प्रिस्निस, इनका नाम वर्तमान के विद्वान के अनुसार कि ये आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का जनक माने जाते हैं। जो भी हो, लेकिन आज से लगभग 2300 वर्ष पहले हिप्पोक्रेटिस के उठाए हुए रोग उपशम संकट के अनुसंधान कार्य को विंसेज प्रिस्निस ने पूरा किया था। इसके अलावा जोहान स्ट्रॉथ, इमैनुअल स्ट्रॉथ, फादर ने, जिन्होंने जल चिकित्सा पर मैं वाचक्यो नामक पुस्तक लिखी जो काफी प्रसिद्ध हुआ। अर्नल्ड रिकली की बायो चिकित्सा काफी प्रसिद्ध हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, विशेषकर जल चिकित्सा को पुनर्विकास करने का श्रेय मुख्य तीन लोगों का नाम आता है: प्रिस्निस, फादर ने और लुई कुने। कुने की लिखी पुस्तक द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग एंड साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा हेनरिच लेमैन, एडोल्फ जोस्ट, जिसकी पुस्तक रिटर्न टू नेचर को पढ़कर महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा से प्रभावित हुई। इनके अलावा हेनरी लिंडरहार्ड, बेनेडिक्ट लोस्ट आदि प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक हुए। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने का मुख्य श्रेय कृष्ण स्वरूप क्षत्रिय संत विनोबा भावे, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जानकी शरण वर्मा, कुलरंजन मुखर्जी, डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा, डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद सिंह इत्यादि को जाता है। अब हम प्राकृतिक चिकित्सा के एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा करने के बाद प्राकृतिक चिकित्सा का अन्य नाम क्या है उसको हम देखेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा, नैसर्गिक चिकित्सा,
प्राकृतोपचार, जल चिकित्सा, स्वाभाविक चिकित्सा, निसर्गोपचार के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे नेचर क्योर, नेचुरोपैथी, नेचुरोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? तो प्राकृतिक तत्वों के द्वारा किए जाने वाला चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। प्रकृति के तत्व क्या हैं जिनसे चिकित्सा की जाती है? ये 6 तत्व हैं: महत तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से ये जान लेना आवश्यक है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग किसे कहते हैं, रोग क्या है। तो रोग के बारे में कहा गया है कि शरीर में प्राकृतिक तत्वों का असंतुलन हो जाना ही रोग है। रोग का कारण क्या है? तो दूषित पदार्थों का शरीर से बाहर नहीं निकल पाना और असंतुलित आहार। उसका उपचार क्या है? तो शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। मुख्यतः ऐसे 4 मार्ग हैं जिनके माध्यम से दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। वो क्या है? मल, मूत्र, पसीना और श्वास। इसके बाद असंतुलित आहार से अगर रोग होता है तो इसके लिए हम संतुलित आहार का माध्यम अपनाते हैं। संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिसमें 5 तत्व सम्यक रूप से हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब 5 तत्वों का जो भोजन में उपस्थित रस है उसका क्या संबंध है, उसको थोड़ा सा टेबुलेशन फॉर्म में देखें। आकाश तत्व कटु रस, वायु तत्व अम्ल रस, अग्नि तत्व तिक्त रस, जल तत्व लवण रस और पृथ्वी तत्व मधुर रस। तो रसों के आधार पर और तत्वों के आधार पर कि कौन सा तत्व कम है, कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है, उसके आधार पर भोजन को हम रसों के आधार पर फिर उपयोग कर सकते हैं। अब उस तत्वों का गुण, उसके स्थान तथा इससे संबंधित अंग, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टेबुलेशन है। आकाश तत्व गुण शब्द है और उसका स्थान त्वचा है। आकाश तत्व अगर फेफड़ा और बड़ी आंत, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित रोग हो तो समझिए कि आपका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है। वायु तत्व के गुण हैं स्पर्श, खून की नसों में होते हैं। अगर हार्ट और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित आपको रोग हो तो समझिए वायु तत्व बिगड़ा हुआ है, उसके अनुसार चिकित्सा करेंगे। अग्नि तत्व का गुण रूप है जो मांसपेशियों में स्थित है, उसका संबंध लीवर और पित्त की थैली से है, लीवर और गॉल ब्लैडर से है। अगर लीवर और गॉल ब्लैडर में आपको प्रॉब्लम हो तो समझिए कि अग्नि तत्व आपका बिगड़ा हुआ है। अब है जल तत्व, इसका गुण स्वाद है, लासिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित है। अगर किडनी और पेशाब की थैली में समस्या हो तो समझिए जल तत्व बिगड़ी हुई है। और पृथ्वी तत्व जिसका गुण गंध है, वो स्केलेटन सिस्टम से, अस्थि तंत्र से संबंधित है। अगर स्प्लीन, प्लीहा और आमाशय में आपको समस्या हो तो समझिए कि पृथ्वी तत्व बिगड़ी हुई है। तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से ये कॉम्बिनेशन जानना आवश्यक है। अब आगे है विशेष विमर्श। विशेष विमर्श में ये है कि जैसे मैंने ऊपर गिनाया है महत तत्व, तो इन 5 तत्वों को, इन 5 तत्वों में प्राण अथवा गति देने का जो कार्य करता है उसे महत तत्व कहते हैं। महात्मा गांधी ने राम नाम को महत तत्व के रूप में स्वीकार किया, इसे परम औषधि बताया। महत तत्व का तात्पर्य उस शक्ति से है जो संपूर्ण ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये है ईश्वर, जो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे गांधी जी ने राम नाम को सर्वोपरि महत तत्व के रूप में स्वीकार किया, उसका सीधा संबंध, जब हम महत तत्व का प्रयोग करते हैं तो उसका पूरा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम से पड़ता है। नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चेतना का संचार होता है। अब 6 तत्वों के द्वारा किए जाने वाला चिकित्सा, सर्वप्रथम महत तत्व के बारे में ऊपर में थोड़ा सा मैंने बताया। इसमें ईश्वर स्मरण, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार ईश्वर सबका अलग अलग हो सकते हैं। जिसमें विश्वास हो, जिसमें श्रद्धा हो, उसके अनुसार चुनाव करें। वो आपके लिए सर्वशक्तिमान होता है, जहाँ समस्त प्राणी में ऊर्जा का संचार होता है।
महात्मा गांधी इस रूप में पहले भी बताया, राम नाम का जाप उन्होंने स्वीकार किया। आकाश तत्व में उपवास, ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार, मानसिक अनुशासन, गहरी नींद, एनिमा और परहेज इत्यादि आते हैं। वायु तत्व में प्राणायाम, सुबह टहलना, हल्का व्यायाम और यौगिक मुद्रा वायु तत्व के अंतर्गत आता है। अब अग्नि तत्व की बात करें तो साधारण धूप स्नान, अडिकली धूप स्नान, भींगी चादर के माध्यम से धूप स्नान, आंखें बंद करके सूर्य स्नान, आंखें खोल करके सूर्य स्नान, ग्रम सिकाई भड़ी व्यायाम, मालिश, सूखी मालिश। इसके अलावा टर्किश वात, रसियन वात, भाप नहान प्रमुख है। जल तत्व की चिकित्सा में दैनिक स्नान, नदी में तैरकर स्नान, वर्षा जल स्नान, समुद्र स्नान, गीली चादर स्नान, तलवर स्नान, पैर स्नान, कटी स्नान, घर्षण मेहन स्नान, रीढ़ स्नान, कर्ण गुदा योनि स्नान इत्यादि है। और पृथ्वी तत्व में मिट्टी के गर्म पट्टी, रज स्नान, पंख स्नान, बालू भक्षण, आहार। चूंकि आहार की उत्पत्ति जो होती है और पृथ्वी से ही होती है, तो मिट्टी तत्व का सीधा संबंध है। तो इन तत्वों में किए गए प्राकृतिक उपचार को जान करके, उसके रसों को जान करके, उसका संबंध किस किस अंग से है उसको जान करके हम प्राकृतिक चिकित्सा में लाभ उठा सकते हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मुख्य सिद्धांत हैं। सभी रोग एक हैं, कारण एक है, निदान एक है। यानी प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि रोग का मुख्य कारण शरीर में विजातीय द्रव्य का जमा होना है। और उसका निदान क्या है? तो जब शरीर से विजातीय द्रव्य को अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, उसकी सफाई हो जाती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। दूसरा है, रोग का कारण कीटाणु नहीं है। अगर शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा है तो वहाँ कीटाणु पनपने का मौका ज़्यादा हो जाता है। अगर हम विजातीय द्रव्य शरीर से हटा दिया जाए तो उसको स्थान नहीं मिल पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, अपना प्रभाव नहीं जम पाएगा। इसलिए रोग का कारण कीटाणु नहीं मानकर विजातीय द्रव्य मानते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं। सर्दी, जुकाम, फोड़े, फुंसियाँ, बुखार आदि इत्यादि जो रोग हैं, जो उपचार के समय भी उभार के रूप में आता है और कभी कभी वैसे भी आपको प्रकट होते हैं, तो ये रोग आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहता है और बाहर निकालने के क्रम में आपके शरीर में इस तरह की स्थिति आती है। कभी सर्दी होगा, जुकाम होगा, फोड़े होंगे, फुंसियाँ होगा, तो उसको दबाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति जीवन शैली को अपना करके स्वतः उसका शमन हो जाता है। अगला है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। रोगी का रोग का निवारण उसका शरीर स्वयं करता है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इसके कुछ उदाहरण, जब पानी पीते वक्त पानी हवा की नली में चला जाता है तो खांसी पैदा करके कौन ठीक करता है? जब जहरीली चीज पेट में चली जाती है तो उल्टी करके कौन निकालता है? घाव होने पर कौन भरता है? इत्यादि ये प्रकृति करती है, जो शक्ति से संचालित होती है, जिसे महत्तत्व कहते हैं। आगे है, चिकित्सा रोग की नहीं पूरे शरीर की होती है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में रोगी के समूचे शरीर की चिकित्सा करके उसे नए बनाए जाते हैं। चिकित्सा के दौरान उन्हें प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने को बताया जाता है, जिसे रोग के साथ साथ मन आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार केवल उस रोग की चिकित्सा नहीं होती, पूरे शरीर का हो जाता है। रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि रोगों का मुख्य कारण शरीर में टॉक्सिन्स का होना, और टॉक्सिन्स निकल जाए तो रोग का निदान, रोग समाप्त हो गया। इसलिए उसमें कोई खास डायग्नोसिस की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी उस पद्धति में अर्जेक्ट रोग के परीक्षण करने में आँख, जीवा, नाड़ी, त्रिदोष के आधार पर रोगों की जानकारी प्राप्त की जाती है। जीर्ण रोग को ठीक करने में समय लगता है। जो लंबे समय से चल रहे रोग हैं, उस समय में मल की अधिकता के कारण, कई तरह की तीव्र औषधियों के प्रयोग के कारण आपके शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए उस रोग को, जीर्ण रोग को ठीक होने में समय लगता है। दबे रोग उभरते हैं। जो रोग दबे हुए हैं, जो रोग अंदर में स्थित है, जैसे कि जुकाम हुआ, हमने दवाई खाई और जुकाम
हमारा ठीक लगने लगा, ठीक हो गया। हमने कोई ऐसे उत्तेजक दवा खा ली, जुकाम हमारा दब गया। परंतु जुकाम के कारण जो कफ कुपित हुआ, उसके कारण जो उसमें विकार उत्पन्न हुआ, तो संपूर्ण विकार बाहर नहीं निकल पाते। जब प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है तो इस तरह की दबे विकार बाहर निकलने की, यानी कि वो मल जो है और टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। तो शुरुआती दौर में आपके 1 दिन 2 दिन, अधिक से अधिक 1 सप्ताह, आपको जब नए नए रोग उसके साथ आएंगे, लक्षण आएंगे, तो आपको 1 सप्ताह तक रहता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है। इसके बाद 9वां है मन, शरीर, आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। जैसे पहले भी मैंने कहा, जब प्रकृति चिकित्सा में किसी चीज की चिकित्सा की जाती है तो उस रोगी को प्रकृति रूप से कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहन सहन होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, उससे उसके शरीर के साथ साथ उसका मन और आत्मा सहज और शांति पाती है और तीनों के ऊपर बहुत ही अनुकूल प्रभाव होता है। इस प्रकार मन, शरीर, आत्मा तीनों स्वस्थ होता है। अंतिम, उत्तेजक दवाओं का निषेध। प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक दवाओं का प्रयोग वर्जित है। इसमें विषहीन जड़ी बूटियों का जो खाद्य पदार्थों की तरह प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है, जो उत्तेजक नहीं होता है। कई औषधियाँ हैं, काष्ठ औषधियाँ हैं, तुलसी इत्यादि, गिलोय इत्यादि का हम प्रयोग, और कई औषधियों का हम जूस निकाल के उसका प्रयोग करते हैं, रस निकाल के प्रयोग करते हैं। इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा पूर्ण रूप से प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के आधार पर की जाती है। आप लोगों को कैसा लगा मेरे वीडियो, आप लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम इत्यादि पर उसको लाइक करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको से मिलते हैं। जी।